जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे कानून एवं शांति व्यवस्था के बारे में, ठीक है, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, ठीक है। चलिए आते हैं अपने पहले टॉपिक पे। देखिए, कानून एवं शांति व्यवस्था, ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि किसी भी राष्ट्र, राज्य, नगर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना कानून एवं व्यवस्था का, ठीक है, मुख्य अंग है। तो कानून और व्यवस्था का मुख्य अंग इसने क्या बताया है, चाहे कोई भी राष्ट्र हो, नगर हो, ठीक है, अथवा क्षेत्र हो, उसमें क्या करना है कि शांति को बनाए रखना है और अपराधों को कम करना है, ठीक, तथा नागरिकों को क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। ये कानून और शांति व्यवस्था का प्रमुख अंग है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी भी सामाजिक या राजनीतिक टकराव की स्थिति में, ठीक है, जब कोई सामाजिक या राजनीतिक स्थिति, मतलब जहाँ टकराव की स्थिति होती है, वहाँ पे बात कर रहा है कि यदि हालात जो हैं तनावपूर्ण हो जाते हैं, भाई सीधी सी बात है, जब टकराव की स्थिति होगी, ठीक है, सामाजिक या राजनीतिक स्थिति में जब टकराव की स्थिति पैदा होती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हालत कैसे हो जाते हैं, तनावपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कानून एवं शांति व्यवस्था का संकट उत्पन्न हो गया है, ठीक है। अतः किसी भी वर्ग अथवा क्षेत्र में अशांति या हिंसा का होना, ठीक है, कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न करता है, राइट। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बात करते हैं वैश्वीकरण में। देखिए कह रहा है, वैश्वीकरण के इस दौर में कानून एवं शांति व्यवस्था को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने वाले देश ही आर्थिक प्रगति भी कर पाते हैं। कोई भी निवेशक वही निवेश करना पसंद करता है जहां कानून के राज के अंतर्गत शांति व्यवस्था कायम हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है, अराजकता और अशांति की स्थिति में स्थापित उद्योग धंधे, शैक्षणिक संस्थान एवं अन्य व्यवस्थाएं उस स्थान से पलायन करने को बाध्य हो जाती है। मतलब ये कहना चाहता है कि जिस क्षेत्र में, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में अराजकता फैली हुई है और अशांति की स्थिति है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो उद्योग धंधे होते हैं ना, या फिर जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं, या फिर कोई अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, वो क्या करते हैं कि उस स्थान से पलायन करने का, मतलब पलायन करने के लिए बाध्य हो जाती है, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है, हत्या, लूटपाट एवं आगजनी अथवा सांप्रदायिक दंगों इत्यादि के माध्यम से राष्ट्र की उन्नति में बाधा उत्पन्न करने के प्रयास किए जाते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, मान लीजिए किसी क्षेत्र में, ठीक है, या किसी राज्य में जहाँ पे हत्या, लूटपाट एवं आगजनी, ठीक है, इत्यादि जैसे सांप्रदायिक दंगे, ठीक है, क्या होते हैं के माध्यम से क्या होता है, जो राष्ट्र होता है ना, उन्नति में, जो मतलब राष्ट्र को, भाई देखिए हम यही चाहेंगे कि हमारा जो राष्ट्र है वो उन्नति की तरफ अग्रसर हो। तो वहाँ पे अगर ऐसी अवस्थाएं हो जाती हैं जहाँ पे ज़्यादातर हत्या हो, लूटपाट हो, या फिर इत्यादि जब व्यवस्थाएं वहाँ पे होने लगती हैं इस तरह की, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि राष्ट्र की उन्नति भी क्या करती है, बाधा में पड़ जाती है। इन्हीं सब अराजकता के विरुद्ध कानून एवं व्यवस्था का राज होना आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमें ये कहना चाहता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है ना, होम मिनिस्ट्री की होती है, ठीक है, मतलब देश के अंदर, ठीक है, जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, गृह मंत्रालय अर्थात होम मिनिस्ट्री की होती है। देश में कानूनों के क्रियान्वयन एवं उनकी रक्षा हेतु पुलिस व्यवस्था जवाबदेह होती है, ठीक है। भाई देश के अंदर पुलिस व्यवस्था है तो शांति व्यवस्था को देखती है अपना, ठीक है। तो वही कह रहा है कि देश में कानूनों के क्रियान्वयन एवं उनकी रक्षा हेतु पुलिस व्यवस्था जवाबदेह संस्था है। पुलिस व्यवस्था का प्रमुख कार्य अपराधों की रोकथाम करना एवं शांति व्यवस्था की स्थापना करना होता है। तो पुलिस व्यवस्था का प्रमुख कार्य यहाँ पे क्या बताया है, जो अपराध है, अपराधों को रोकथाम करना, ठीक है, अपराधों की रोकथाम करना, और शांति व्यवस्था जो है वहाँ पे क्या सुचारू रूप से बनी रहे, ये क्या है, पुलिस व्यवस्था का प्रमुख कार्य है। आगे कह रहा है कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश, ठीक है, भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी समस्याएं हैं, ये बात भी सही है। फिर आगे कह रहा है कि इसी के दृष्टिगत, ठीक है, इसी के दृष्टिगत संविधान निर्माताओं द्वारा पुलिस व्यवस्था को राज्य सूची में शामिल करते हुए पुलिस की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा सूची के बारे में कि एक होता है राज्य सूची, ठीक, एक होता है समवर्ती सूची, एक होता है संघ सूची। तो जो पुलिस हमारी है ना, ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है, किसका है, राज्य सूची का विषय है। तो वही बात यहाँ पे बताना चाहता है, यहाँ पे ये बताना चाहता है कि इसी के दृष्टिगत संविधान निर्माताओं द्वारा पुलिस व्यवस्था को राज्य सूची में शामिल करते हुए पुलिस की जिम्मेदारी, ठीक है, किसको सौंपी गई है, राज्य को सौंपी गई है, राइट। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 246। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी, ठीक है, पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है, राइट।
राज्य सरकारें ही पुलिस व्यवस्था से संबंधित कानून एवं नियम बनाती हैं। जो राज्य सरकार होती है भाई, देखिए पुलिस हमने क्या बताया कि राज्य सूची का विषय है ना। तो जब राज्य सूची का विषय है तो पुलिस के बारे में, ठीक है, या पुलिस व्यवस्था से जो भी संबंधित कानून और नियम होंगे वो कौन बनाएगा, वो राज्य सरकारें बनाएंगे। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है राज्यों की है, राज्य सरकारें ही पुलिस व्यवस्था से संबंधित कानून एवं क्या करती हैं, नियम बनाती है, राइट। आगे क्या कह रहा है, अब केंद्र सरकार के बारे में कुछ बातें बताया यहाँ पे कि देखिए केंद्र सरकार के पास सेना, अर्धसैनिक बल और केंद्रीय पुलिस बल, खुफिया विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो इत्यादि से संबंधित विशेष अधिकार होते हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार के पास क्या क्या होते हैं, देखिए केंद्र सरकार के पास सेना, अर्धसैनिक बल, केंद्रीय पुलिस बल, ठीक है, जो सेंट्रल पुलिस होती है उसकी बात कराए, केंद्रीय पुलिस बल, खुफिया विभाग और केंद्रीय जांच ब्यूरो इत्यादि से संबंधित जितने भी विशेष अधिकार होंगे वो किसके पास होंगे, केंद्र सरकार के पास होते हैं, राइट। आगे देखते हैं, कह रहा भारत में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें आपसी सहयोग के माध्यम से शांति बहाली हेतु कार्य करते हैं। ठीक है, भारत में क्या होता है, देखिए भारत में हमारी हर राज्य में राज्य सरकार होती है, ठीक है, और एक केंद्र सरकार होती है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी सहयोग, मतलब दोनों क्या करते हैं, अपने सहयोग के माध्यम से शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती हैं। अब देखिए आगे पॉइंट में कह रहा है कि भारत में नक्सलवाद, उग्रवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं अराजकता से शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता है। ये बात भी सही है कि भारत में जो नक्सलवाद हैं, उग्रवाद हैं, या फिर क्षेत्रवाद हुआ, या फिर जातिवाद ही क्यों न हुआ, या फिर अराजकता, ठीक है, इनसे क्या होता है कि शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जाता है। आगे कह रहा है कि वर्ष 1986 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की स्थापना की गई। तो सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो NSG है, ठीक है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1986 में की गई थी। अगला पॉइंट कह रहा है केंद्र सरकार राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के तहत संचार उपकरण, मोबिलिटी प्रशिक्षण और अन्य, ठीक है, संरचना के संदर्भ में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। अच्छा, वित्तीय सहायता कौन प्रदान करती है, वित्तीय सहायता जो केंद्र सरकार है वो किसको, राज्य सरकार को प्रदान करती है, जिसके कारण क्या होता है कि राज्य जो है पुलिस बलों की आधुनिकीकरण, ठीक है, योजना के तहत, ठीक है, संचार उपकरण, मोबिलिटी प्रशिक्षण और अन्य संरचना के संदर्भ में, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे वित्त जो है दिया, वित्तीय सहायता दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को, राइट। आगे कह रहा है पुलिस की सतर्कता, ठीक है, पुलिस की सतर्कता एवं उनकी सक्षमता आम नागरिकों के मन में विश्वास पैदा करती है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए पुलिस अगर सतर्क है, ठीक है, और सक्षम है तो इससे क्या होगा कि आम नागरिक क्या करेंगे, खुद में विश्वास, उनको मतलब खुद के अंदर विश्वास पैदा होगा, ठीक है, कि मतलब हम क्या है, सुरक्षित हैं। अब देखिए आप देखे होंगे, ठीक है, पुलिस के ऊपर कितना भार होता है। पुलिस क्या करती है, रात को भी गश्त करती है, जहाँ हम लोग सब लोग सोते हैं वहाँ पुलिस क्या करती है, रात को गश्त करती है ताकि किसी के घर में कोई चोरी ना हो, किसी की दुकान में चोरी ना हो, ठीक है, या फिर रात को कोई मतलब ऐसी कोई घटना ना घट जाए जिसके वजह से जो है आम नागरिक जो है खुद को असहज महसूस करें। तो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुलिस की सतर्कता एवं उनकी सक्षमता जो है आम नागरिकों के मन में विश्वास पैदा करती है। लोग जब सुरक्षित महसूस करेंगे तभी व्यक्ति एवं राष्ट्र की उन्नति संभव हो पाएगी। ये भी बात सही है। देखिए अगर लोग जब असुरक्षित महसूस करेंगे तो वहाँ पे हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जब लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। अच्छा, सुरक्षित महसूस कब करेंगे, ये पुलिस की वजह से लोग सुरक्षित महसूस करेंगे जब पुलिस सतर्क है और सक्षम है, ठीक है, तो जिसके कारण जो है लोग क्या करेंगे, खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। और जब लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे तभी, ठीक है, किसी व्यक्ति या फिर किसी राष्ट्र की उन्नति का होना, उन्नति संभव हो पाएगी वहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने संबंधी कुछ प्रावधान, ठीक है, क्या क्या प्रावधान है, आइए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुलिस अधिनियम धारा 17 की। ये क्या कहती है, देखिए पुलिस अधिनियम धारा 17 ये कहती है कि जब यह लगे कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, ठीक है, बलवा अथवा शांति नष्ट हुई हो अथवा युक्ति युक्त रूप से ऐसा होने का संदेह हो, मतलब या तो हो गई हो या फिर संदेह हो, और उक्त स्थान पर निवासियों के संरक्षण और संपत्ति की सुरक्षा हेतु, ठीक है, पर्याप्त पुलिस बल मौजूद न हो। ऐसा भी हो सकता है भाई, कहीं कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में क्या होता है, पुलिस बल वहाँ पे उतना मौजूद होता नहीं है भारी संख्या में, तो वहाँ पे क्या कह रहा है कि उस स्थिति में क्या होगा, तब निकटतम मजिस्ट्रेट, ठीक है, तब निकटतम मजिस्ट्रेट से विशेष पुलिस अधिकारियों की उस क्षेत्र में नियुक्ति के संबंध में आदेश करने की प्रार्थना की जा सकेगी, ठीक है।
यहाँ पे ये बात बताया था कि पुलिस अधिनियम धारा 17 में कि जब ऐसा लगे, ठीक है, जब यह लगे कि कोई विधि विरुद्ध, अब विधि का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई नियम है उसके विरुद्ध, ठीक है, जब विधि के विरुद्ध जमाव, ठीक है, जमाव मतलब मान लीजिए 5 लोग हैं या 5 से ज़्यादा लोग हैं, या फिर मान लीजिए कहीं पे ऐसा हो गया कि कहीं पे कोई दंगा फसाद होने की स्थिति आ चुकी है, ठीक है, बलवा अथवा शांति नष्ट हुई हो, ठीक है, अथवा युक्ति युक्त रूप से ऐसा होने का संदेह हो, मतलब या तो हुई हो या फिर संदेह हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, और उक्त स्थान पर निवासियों के संरक्षण और संपत्ति की सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद न हो, तो उस समय जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, तो वही कह रहा है तब निकटतम मजिस्ट्रेट से विशेष पुलिस अधिकारियों की उस क्षेत्र में नियुक्ति के संबंध में आदेश करने की प्रार्थना की जा सकेगी। राइट। आगे कह रहा है मजिस्ट्रेट से ऐसा आवेदन किए जाने पर मजिस्ट्रेट तब तक कि इसके प्रतिकूल वजह दिखाई न दे आवेदन का अनुवर्तन करेगा। राइट। अब हम बात करेंगे पुलिस अधिनियम धारा 22 की। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, ये क्या कहना चाहता है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी, ठीक है, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनकी बात कर रहा है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के, ठीक है, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट सब प्रयोजनों के लिए सदैव कर्तव्य रूढ़ माने जाएंगे और किसी भी समय जिले के किसी भी हिस्से में पुलिस अधिकारी के रूप में नियोजित किए जा सकेंगे। ये हमारा पुलिस अधिनियम धारा 22 कहती है। अब हम देखेंगे पुलिस अधिनियम धारा 23, ये क्या कहना चाहती है। देखिए ये कहती है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा। अब यहाँ पे बताया गया कि जो पुलिस अधिकारी उसका कर्तव्य क्या है, ठीक है, तो कह रहा प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, ठीक है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि पूर्वक जारी किए गए, ठीक है, सब आदेशों और वारंटों का सत्वर पालन और निष्पादन करे, लोक शांति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रहण और संसूचना करे, अपराधों और लोक वाली, ठीक है, अपराधों और लोक न्यूसेंस के किए जाने का समाधान करे, अपराधियों का पता लगाए, भाई जो अपराधी है उसका पता लगाए, कौन लगाएगा, पुलिस लगाएगी। वही कह रहा है कि अपराधियों का पता लगाए और न्यायालय के समक्ष लाए गए उन सभी लोगों को पकड़े जिन्हें पकड़ने हेतु वह वैधता प्राधिकृत है एवं जिनको पकड़ने हेतु पर्याप्त आधार तथा प्रमाण विद्यमान है। ठीक है, ऐसे बहुत से अपराधी होते हैं। ठीक है, वही कह रहा है प्रत्येक पुलिस अधिकारी के लिए इस धारा में उपरोक्त प्रयोजन में से किसी हेतु मदिरालय, जुआघर, मदिरालय मतलब जहाँ लोग बैठ के ऐसे नहीं अपना दारू रू पीते हैं, उसकी बात कर रहा है, किसी हेतु मदिरालय, जुआघर, ठीक है, या भ्रष्ट लोगों के समागम के दूसरे स्थान में बिना वारंट प्रवेश करना एवं उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा। ठीक है, तो पुलिस धारा अधिनियम, जो पुलिस अधिनियम धारा 23 है, इसमें क्या बताया गया था, पुलिस के अधिकार को बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे दंड प्रक्रिया संहिता धारा 129। देखिए इसमें क्या दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 129 में कह रहा है कोई कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, ठीक है, अथवा थाना प्रभारी अथवा थाने के भार साधक अधिकारी की गैर मौजूदगी, मतलब कोई कार्यपालिका के जो मजिस्ट्रेट हैं अथवा कोई थाना प्रभारी हैं अथवा थाने के जो भार साधक है, ठीक है, मतलब जिनके ऊपर थाने का मतलब पूरा जिम्मेदारी है, ठीक है, अधिकारी की गैर मौजूदगी, मान लीजिए उस समय वो मौजूद नहीं है, ठीक है, में उप निरीक्षक मतलब एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, उनकी बात कर रहा है कि उप निरीक्षक की पंक्ति में अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधि विरुद्ध जमाव को, ठीक है, अथवा 5, कम से कम 5 लोग की बात करेंगे यहाँ पे, जमाव को अथवा 5 या इससे ज़्यादा लोगों के किसी ऐसे जमाव को, मतलब क्या है, या तो कम से कम 5 लोग हों या 5 लोग से ज़्यादा हों, ठीक है, उस स्थिति की बात कर रहा है, जिससे लोक शांति विक्षुब्ध होने की आशंका है। मतलब क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो लोक शांति है ना वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या लोक शांति भंग हो जाएगी, उसके बारे में कह रहा है। तो क्या करेगी, जैसे हमने क्या बताया, मिनिमम 5 लोग या 5 से अधिक लोग, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उन लोगों को तितर बितर होने का आदेश दे सकता है। ठीक है, वो क्या करेगा, वहाँ पे उनको तितर बितर होने का आदेश देगा। जमाव में शामिल सभी लोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे समादेश के अनुसार तितर बितर हो जाएं। ये क्या है उनका, ठीक है, उनका कर्तव्य होगा। जैसे ये कहना चाहता है दंड प्रक्रिया संहिता धारा 129 में कि जैसे मान लीजिए कोई कार्यपालिका मजिस्ट्रेट हैं या तो थाना प्रभारी हैं या थाना के जो भार साधक हैं, ठीक है, जो थाने के भार साधक अधिकारी हैं, वो मान लीजिए मौजूद नहीं है, तो उस समय क्या होगा कि जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं यानी एसआई जो हैं वो क्या करेंगे, ठीक है, अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी, ठीक है, किसी विधि विरुद्ध जमाव को, मान लीजिए कहाँ जहाँ पे नियम विरुद्ध कोई जमाव हो गया, ठीक है, यानी 5 या 5 से अधिक लोग हैं, तो वो क्या करेंगे ना कि उनको मतलब वहाँ से हटने की
हिदायत देंगे कि आप यहाँ से हट जाइए, ठीक है। और उन लोगों का ये कर्तव्य होगा कि वे इस आदेश को माने और क्या करें, वहाँ से तितर बितर हो जाए, राइट। अब बात करते हैं हम धारा 129 सेकंड की, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि धारा 129 सेकंड के अनुसार यदि समादेश दिए जाने पर कोई जमाव, मान लीजिए कोई जमाव वो तितर बितर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आइए समझते हैं। देखिए वही बात यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लीजिए वो तितर बितर नहीं होता है तो उनका आचरण भी तितर बितर ना होने का निश्चय दर्शाता है। मान लीजिए ऐसे लोग हैं नहीं, कोई सोचते हैं कि नहीं मतलब उनको आदेश दिया जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाइए, उनका ऐसा लग रहा है आचरण कि वो नहीं हटेंगे वहाँ से या फिर वो तितर बितर नहीं होंगे, तो उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा, ठीक है, बल द्वारा क्या कर सकता है, तितर बितर करने की कार्रवाई कर सकता है वो, ठीक है। यानी बल द्वारा क्या करेगा, तितर बितर कर सकता है। मतलब ये कहना चाहता है कि जहाँ पे मान लीजिए 5 या 5 से अधिक लोग हैं, ठीक है, अब कोई पुलिस अधिकारी को ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे जो है भाई कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो वो क्या करेगा, उनको वहाँ से हटने की लिए कहेगा वहाँ से। अगर वो नहीं हटते हैं तो वो जो पुलिस अधिकारी है, ठीक है, या फिर जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं वो क्या करेंगे, बलपूर्वक क्या कर सकते हैं, उनको तितर बितर करने की कार्रवाई कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता धारा 130 की। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता धारा 130 क्या कहती है, यदि पहला पॉइंट ये कहता है कि यदि कोई जमाव तितर बितर ना किया जा रहा हो, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा जमाव हो जिसको तितर बितर ना किया जा रहा हो और लोक शांति के लिए यह आवश्यक हो कि उसको तितर बितर किया जाए, तो कोई मजिस्ट्रेट जो हाजिर हो सशस्त्र बल के द्वारा उसे तितर बितर करा सकता है, ठीक है। तो दंड प्रक्रिया संहिता धारा 130 का पहला पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिए कहीं पे जमाव है, ठीक है, जमाव मतलब 5 या 5 से अधिक लोग वहाँ पे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो जो जमाव है वो आदेश देने के बाद भी तितर बितर नहीं होगा और तितर बितर नहीं हो रहा है, और इससे क्या होगा ना, तो भाई तितर बितर नहीं होगा तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो लोक शांति है वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, मतलब लोक शांति वहाँ स्थायी रूप से बनी नहीं रहेगी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कोई जो मजिस्ट्रेट जो हाजिर हैं वो क्या कर सकते हैं कि सशस्त्र बल के द्वारा उस जमाव को क्या कर सकते हैं, तितर बितर करा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, ऐसा मजिस्ट्रेट नेतृत्व कर रहे अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन, ठीक है, समादेशाधीन सशस्त्र बल की सहायता से जमाव को तितर बितर कर दे और उसमें शामिल ऐसे लोग, भाई ऐसा होगा ना कि बहुत सारे जब लोग खड़े हैं, 5 या 5 से अधिक लोग खड़े वहाँ पे हैं और वो ऐसा लग रहा है कि वो तितर बितर नहीं हो रहे हैं, तो डीएम साहब क्या करेंगे, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो सशस्त्र बल के द्वारा उसको तितर बितर करा सकते हैं या कर सकते हैं उसको। लेकिन दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ऐसे मजिस्ट्रेट के नेतृत्व कर रहे अधिकारी, ठीक है, से यह अपेक्षा कर सकता है, जो मजिस्ट्रेट है यह अपेक्षा कर सकते हैं अपने अधिकारी से कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की सहायता से उस जमाव को तितर बितर कर दें और उसमें शामिल ऐसे लोगों को, ठीक है, जिनके विषय में मजिस्ट्रेट निर्देश दें या जिन्हें जमाव को तितर बितर करने या विधि अनुसार दंड देने हेतु गिरफ्तार एवं परिरुद्ध करना आवश्यक है, गिरफ्तार अथवा विरुद्ध कर सकते हैं उन लोगों को, ठीक है, उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, सशस्त्र बल का प्रत्येक अधिकारी बल प्रयोग के संबंध में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा, ठीक है, जो सशस्त्र बल का अगर प्रयोग करता है कोई भी अधिकारी तो उतने ही बल का प्रयोग करेगा जितने से क्या होगा कि शरीर और संपत्ति को केवल इतनी ही क्षति पहुंचाएगा जितनी उस जमाव को तितर बितर करने और ऐसे लोगों को गिरफ्तार और निरुद्ध करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। मतलब इसमें भी क्या कुछ कंडीशंस है, ठीक है, वो क्या करेगा कि वो इतने ही बल का प्रयोग करेगा जिसके वजह से क्या होगा, जो भीड़ है ना वो तितर बितर हो जाए और लोगों को क्या है गिरफ्तार और निरुद्ध करने के लिए उतना आवश्यक है, उतने ही बल का ये प्रयोग करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता धारा 131 की। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 131 क्या कहती है कि जब किसी जमाव से लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकट उत्पन्न हो जाए, ठीक है, एवं किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क ना किया जा सकता हो, ठीक है, तो ऐसे में सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की सहायता से तितर बितर कर सकता है। क्या कर सकता है, तितर बितर कर सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट से, ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से जब संपर्क करना जब साध्य हो जाए तो उससे संपर्क करके आगे की जो कार्यवाही है, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार पालन करना होगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट से जब वो संपर्क करना साध्य हो जाए तो उससे संपर्क करके आगे की कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करना होगा। अब साथियों हम देखेंगे
धारा 144 के अधीन कार्यवाही, ठीक है, धारा 144 के अधीन क्या क्या कार्रवाई होती है। देखिए, धारा 144 के अंतर्गत कार्यवाही करने का समस्त आधार स्थिति की तत्कालिकता में निहित है और इसके अधीन शक्ति का प्रयोग अर्थ अव्यवस्थाओं, बाधाओं तथा दोनों के निवारणार्थ किए जाने के लिए आसित है, ताकि लोक शांति और प्रशांति, ठीक है, बनाए रखे हुए लोक आक्रोश को रोका जा सके। इसे प्रभावी करने की अधिकारिकता कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दी गई है। राइट, आगे कह रहा है, इसके अंदर जारी आदेश की प्रकृति स्पष्टता लोक सदस्यों के जीवन, स्वास्थ्य, ठीक है, क्षेम या प्रशांति के खतरों के समाधान के आशय से युक्त है। यह आदेश अस्थायी होते हैं और जारी किए जाने की तारीख से 2 माह के आगे प्रवृत्त नहीं रहते, ठीक है, नहीं रहते। इस धारा के अधीन अधिकारों के, ठीक है, इस धारा के अधीन अधिकारों के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता। पुनः इस धारा के अंतर्गत काम करते हुए मजिस्ट्रेट व्यक्ति के अधिकारों से कोई संबंध नहीं रखता, ठीक है, नहीं रख सकता, अपितु किसी स्थिति विशेष में क्या युक्त रूप से किया जा सकता है उसका वही सबसे अच्छा निर्णायक होगा। राइट, तो ये था हमारा धारा 144 के दिन जो भी कार्यवाही होती है उसके बारे में बताया गया था यहाँ पे।